दोस्तों, प्रतिज्ञा यहाँ पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी का वायुमंडल। वायुमंडल को हम इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले हम लोग वायुमंडल के बारे में जानते हैं कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल का डिफिनीशन क्या होता है, वायुमंडल की परिभाषा क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इस वायुमंडल से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इस मंडल से वायुमंडल से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और ये वायुमंडल का पार्ट 1 वीडियो है। इस वायुमंडल जितनी है एटमॉस्फेयर, इस सब हम कराएंगे आगे, सब हम कंप्लीट कराने वाले हैं। आने वाले दिनों में इस प्रतिज्ञा हब पर आपको सभी क्लास मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को वायुमंडल के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, चलिए। वायुमंडल किसे कहते हैं? देखिए, पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। देखिए, जो हमारा पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु का विस्तृत जो फैलाव होता है, आप लोग जानते भी हैं कि जो हमारे पृथ्वी पे वायुमंडल के बिना जीवन ही नहीं, समाप्त हो जाएगा। वायुमंडल है तो हमारा जीवन है, ठीक है ना। तो जो पृथ्वी के चारों ओर वायु से घेरे हुए, वायु जो हमारा पृथ्वी है वायु से घेरे हुए हैं, वायु के विस्तृत फैलाव को हम क्या कहते हैं? सबसे आसान भाषा में वायुमंडल कहते हैं। ये आपको, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे जानते हैं। देखिए, वायुमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वायुमंडल को इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा राइटिंग में दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। ये जल्दी से सुधार हो जाएगी, लिखने में थोड़ा वो दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर। उसके बाद अगली क्वेश्चन आता है, वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन हम किसमें करते हैं? ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन, जिसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अध्ययन को हम कहते हैं वायु विज्ञान, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एरियोलॉजी। एरियोलॉजी में हम क्या करते हैं? वायु को ऊपरी परत, वायुमंडल की ऊपरी परत को अध्ययन करते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन पूछ देगा क्वेश्चन, वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो एरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 3 आ गया कि जो हमारा वायुमंडल का निचली परत है, ऊपरी परत तो हम लोग समझ के एरियोलॉजी होता है, जो निचली परत है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? देखिए, निचली वायुमंडल का
निचली परत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो निचली परत का अध्ययन को हम ऋतु विज्ञान कहते हैं। हम क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल के निचली परत को हम ऋतु विज्ञान कहते हैं। यानी निचली, जैसे वायुमंडल में हमारा निचली परत है ऋतुओं से संबंधित, इसमें मौसमी घटनाएं होती है, जैसे में क्षोभमंडल आ गया, ठीक है ना, ये सब आगे में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ऋतु विज्ञान कहते हैं, जैसे बादल का गरजना, बारिश तेज होना, मौसम की घटनाएं, ठीक है ना। ऋतु जैसे वसंत ऋतु आना, ठंडी आना, सर्दी आना, ये सब ऋतु विज्ञान होता है, ठीक है ना। इसमें इसका निचली परत के अध्ययन में हम ऋतु विज्ञान कहते हैं। ऋतु विज्ञान को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मेट्रो, क्या कहते हैं? तो मेट्रोलॉजी, ठीक है, मेट्रोलॉजी, ठीक है ना। देखिए अगला पॉइंट ये बन रहा है वायुमंडल के बारे में। इनका कुल द्रव्यमान, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान, जो कुल द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान 99%, कुल द्रव्यमान 99% पृथ्वी के सतह से, समझिएगा आप लोग, पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर, ठीक, की ऊंचाई तक स्थित है। जैसे इनके कुल द्रव्यमान होता है 99% जो होता है पृथ्वी के सतह से, मतलब पृथ्वी के धरातल से ये क्या होता है? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही स्थित है, ठीक है। 99% इसका होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट ये बन रहा है सबसे इम्पोर्टेंट, कि वायुमंडल में पाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैस है, ठीक है ना। वायुमंडल में अस्थाई गैस के बारे में ये पढ़ेंगे। जैसे में नाइट्रोजन को हम N2 लिखते हैं इसका, ठीक है। ये इसका द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है 78.8%, ठीक है ना। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा, पहला नंबर पर क्या है? नाइट्रोजन, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली नाइट्रोजन ही है, जो 78.8% पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन में, इस गैस में कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होता है, ठीक है ना। इस गैस में रंग, गंध और स्वाद नहीं होता है, ठीक है ना। असल में उसके बाद दूसरा नंबर पर क्या है? दूसरा नंबर पर होता है ऑक्सीजन। इसको हम O2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो ये वायुमंडल में 20.95% लिखेंगे। जैसे अभी ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं इसको कहेंगे कि 20.95%, ऐसे नहीं हो जाएगा। इसको पॉइंट के बाद 95 ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। 20.95% ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन पाया जाता है। और
ऑक्सीजन जो ऐसा है कि मान लीजिए ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम आग को नहीं जला सकते हैं, हम आग को नहीं जला सकते हैं। वैसे में इसको लिख दे रहे हैं, O2 के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। ठीक है ना, O2 के अभाव में हम ऑक्सीजन नहीं जला सकते हैं। इसका क्या होता है 20.95%। ये दूसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है और उसके बाद आर्गन आता है। उसके बाद हमारे वायुमंडल में तीसरा नंबर पर कौन सा गैस आता है, तो तीसरा नंबर पर आता है आर्गन। आर्गन को हम लिख सकते हैं AR। ठीक है, इसका कितना गैस पाया जाता है, तो 0.93%। ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर पर क्या आता है, फोर्थ नंबर पर आता है CO2। इसको हम लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.036। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ नंबर पर आता है। ये वायुमंडल में 0.036% ही गैस पाया जाता है। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर पर क्या होता है, तो फिफ्थ नंबर पर आता है नियॉन। ठीक है, नियॉन, इसको Na लिख सकते हैं। ये हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो ये हमारे वायुमंडल में 0.02% ही वायुमंडल में गैस पाया जाता है। उसके बाद सिक्स नंबर पर क्या आता है, सिक्स नंबर पर आता है हीलियम। ठीक है, हीलियम को He लिख सकते हैं। ये वायुमंडल में कितना गैस पाया जाता है, तो 0.0005%। ठीक है, वायुमंडल में इतना ही गैस ये हीलियम पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है, पूरा लिखवा दे रहे हैं हम इसको आपको। ठीक है ना, मीथेन का इसका सूत्र होता है CH4। ठीक है ना, ये वायुमंडल में पाया जाता है 0.002% ही वायुमंडल में मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिप्टॉन। इसको हम लिख सकते हैं KR। ठीक है ना, ये वायुमंडल में कितना गैस पाया जाता है, तो 0.0001% ही वायुमंडल में ये गैस पाया जाता है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। जो H2 हम कह सकते हैं, ये हमारे वायुमंडल में 0.00005% गैस ही पाया जाता है। उसके बाद आता है लास्ट जो है Xenon। इसको हम लिख सकते हैं Xe। ये वायुमंडल में 0.00009% ही गैस पाया जाता है। तो ये हमने बताया, आप लोग नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग कॉपी पर किसी नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो ये वायुमंडल की कुछ खास बातें हो गई। आगे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आखिर में क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण, गैस के आवरण को हम क्या कहते हैं, तो हमने बताया वायुमंडल। ये भी हम इसका भी डिफिनीशन ये हो सकता है कि ये वायुमंडल कह सकते हैं।
ठीक है ना। पृथ्वी के चारों ओर प्राप्त गैसीय आवरण को हम क्या कर सकते हैं, वायुमंडल। जैसे में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे में हम कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परिधान आवरण। परिधान आवरण, इसका क्या होगा, जो चारों तरफ से घिरा हुआ, जो चारों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है, इसको हम पर्यावरण कहते हैं। उसी तरह वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यह है कि भूतल में कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल में समस्त वायु का 90% भाग रहता है। हम क्वेश्चन पीछे पढ़ाए हैं, देखिए वायुमंडल में, देखिए वायुमंडल जो होता है, हमने पढ़ाया वायुमंडल जो धरातल से 50% भाग 5.5 किलोमीटर, यानी धरातल से, यदि हम भूतल यानी धरातल से 50% भाग 5.5 किलोमीटर यदि हम जाएंगे तो हमारा वायुमंडल का 50% भाग वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यदि हमको 75% भाग हमारा धरातल से 16 किलोमीटर दायरे में ये कंप्लीट है, यानी धरातल से 16 किलोमीटर तक हम जाएंगे तो हमारा वायुमंडल का 75% भाग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 99% भाग हमारे पृथ्वी के धरातल से 32 किलोमीटर तक जाएंगे। 32 किलोमीटर यानी हमको जाने पर वायुमंडल का 99% भाग हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, यानी 32 किलोमीटर हो रहा है, ये दिया है 90%, तो हम इसको लगभग में मान सकते हैं, लगभग में इसका आंसर यह हो सकता है कि लगभग में 30 किलोमीटर तक जाने पर, यानी भूतल से कितनी ऊंचाई तक जाने तक वायुमंडल में समस्त वायु का 90% भाग रहता है, तो लगभग 30% ऊंचाई तक जाने पर 30 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने पर हमें 90% क्या हो जाता है, भाग कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये हमने पढ़ाया था आप सभी को, पढ़ा भी दिया है कि वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल की ऊपरी परत को हम कहते हैं, वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, वायु विज्ञान, यानी इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं एरोलॉजी, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, एरोलॉजी, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन यह है कि वायुमंडल के निचली परत को क्या कहते हैं।
तो वायुमंडल के निचली परत को हम क्या कर सकते हैं, बताए हैं पीछे, तो इसको हम कह सकते हैं ऋतु विज्ञान। इसको हम कह सकते हैं ऋतु विज्ञान, ठीक है ना, इसको ऋतु विज्ञान कह सकते हैं। चलिए ये 3-4 कंप्लीट हो गया। फिर 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको साइंस में आप लोग क्वेश्चन भी पढ़े होंगे, एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है? अब बताइए, आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, ये साइंस का क्वेश्चन है। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है ना। आप लोग ये भी दिमाग में आता होगा, आप लोग सोचते होंगे बैठकर कि आकाश का रंग जो नीला है, आखिरकार वो किस कारण दिखाई देता है? नीला होने का कारण क्या है? नीला होने के कारण क्या है? नीला होने का कारण क्या है? तो नीला होने का कारण यही है, जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर जल की अधिकता है, ठीक है ना, जल की अधिकता है। तो कितना है? 2/3 जल के कारण हमारा नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। और नीला होता है, आकाश का रंग नीला होता है। किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। 6 नंबर यह क्वेश्चन है कि वायुमंडल का 99% भाग किन 2 गैसों से मिलकर बना होता है? वायुमंडल का 99% भाग किन 2 गैसों से मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर ये हो सकता है, पहला नंबर सबसे ज़्यादा गैस, इसमें हम पढ़ाएं कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में गैस कौन सा होता है? तो वायुमंडल में सबसे पहला गैस होता है आपका नाइट्रोजन। ये कितना होता है? 78.03%, ठीक। दूसरा होता है ऑक्सीजन, इसको हम O2 कह सकते हैं, ठीक है ना, O2 भी कह सकते हैं, इसको N2 कह सकते हैं। ये वायुमंडल में कितना होता है? तो ये वायुमंडल में 20.99% होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन को किसी और नाम से भी जानते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम प्राणदायक कहते हैं। प्राणदायक यानी जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, जिससे हम सांस लेते हैं वो प्राणदायक वायु होता है ऑक्सीजन, इसको और शब्दों में कह सकते हैं। तो वायुमंडल में 99% भाग किन 2 गैसों से मिलकर बना है? तो नाइट्रोजन जो 78.03% है, दूसरा ऑक्सीजन 20.99% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है कि आयतन के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा कितना है? ठीक है, आयतन के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्वेश्चन समझिए आप लोग, क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो आयतन के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने नंबर पर है। हमने पीछे लेक्चर में लिखवाया है, टोटल गैस का क्रमांक लिखवा दिया है कि पूरा जितना गैस वायुमंडल में पाया जाता है इम्पोर्टेंट है वो सब लिखवा दिया है। तो इसका यह क्वेश्चन होगा, इसका यह आंसर होगा, इसके आंसर होगा 4th नंबर पर। क्या होगा? 4th नंबर पर CO2
कार्बन डाइऑक्साइड का हम और सूत्र क्या लिख सकते हैं, CO2 जो 0.03%, ठीक है ना। हमने लिखवाया पिछले लेक्चर में कि आयतन के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा हमने लिखवाया है, ये 4th नंबर पर है। CO2 बोल सकते हैं 0.03% होता है। इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में और क्या उपस्थित रहते हैं। तो देखिए, गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में और क्या उपस्थित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं से मैं क्वेश्चन लिया हूँ। जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो ये पहला हो जाएगा जल वाष्प। 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर क्या हो जाएगा धूल कण। सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही एग्जाम में ज़्यादातर वनडे एग्जाम में आता है, ठीक है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना। जो धूल कण है, ठीक है ना, गैसों से अतिरिक्त वायुमंडल में क्या उपस्थित है, तो जल वाष्प और धूल कण। धूल कण को हम क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो डस्ट पार्टिकल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, डस्ट पार्टिकल, ठीक है। डस्ट पार्टिकल को किसी और नाम से भी हम जानते हैं, वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल को किसी और नाम से ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डस्ट पार्टिकल को या धूल कण को किसी और नाम से हम जानते हैं, वो क्या होता है, तो वो होता है एयरोसोल। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। डस्ट पार्टिकल को किसी और नाम से हम जानते हैं, ये लिखते हैं एयरोसोल। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। जल वाष्प, धूल कण को इंग्लिश में कहते हैं डस्ट पार्टिकल। उसके बाद डस्ट पार्टिकल किसी और नाम से जानते हैं एयरोसोल भी इसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे अधिक जल वाष्प किस अक्षांश पर पाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे अधिक जल वाष्प किस अक्षांश पर पाई जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश, या ये भी कर सकते हैं इसको, फर्स्ट 2 नंबर में भूमध्य रेखा, आप लोग पढ़े भी होंगे भूमध्य रेखा। उसके बाद तीसरा भी आप कह सकते हैं विषुवत रेखा। इसको तीनों नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जल वाष्प यहीं पर होता है, यहीं पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा। इसका कारण क्या है हम बताते हैं। चलिए देखिए, ये भूमध्य रेखा हम किसे कहते हैं, ये अक्षांश किसे कहते हैं, पहले ये देख लीजिए। जो ये लाइन लेटी हुई होती है, लेटी हुई जो रेखा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश।
उसके बाद जो ये खड़ी रेखा को हम क्या कहते हैं, सीधी समझ लीजिए आप लोग, देशांतर। खड़ी रेखा को हम क्या कहते हैं, इसको हम देशांतर कह सकते हैं। इसको चलिए अगले पेज पर समझते हैं। देखिए अगले पेज पर समझते हैं, खड़ी को क्या कहते हैं, देशांतर। ठीक है, अब इसको हम यह कह सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये पृथ्वी के जो हमारा 0 अंश ये अक्षांश होता है, 1 मिनट, ये मेरा अर्थ हो गया। जैसे में ये 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, इसी को हम अक्षांश कहते हैं, इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है ना। आखिरकार यहाँ पर जल वाष्प सबसे ज़्यादा क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीचों से होकर गुजरती है। पृथ्वी के 2 भागों में इसको विभाजित करती है, बीचों से होकर गुजरती है। ठीक है ना। तो इसको लॉजिक हम चलिए बता रहे हैं। यहाँ पर दिन रात एक समान होता है, एक समान होता है। ठीक है, यहाँ पर दिन और रात एक समान होता है, और उसके बाद जब दिन रात एक समान होगा तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है। क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और सूर्य की किरणें जो होता है वो इस बीचों बीच रेखाएं पर पड़ती है। ठीक है ना, सीधी पड़ती है। सूर्य का किरण का जो सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, इस रेखा पर यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर ये सीधी प्रकाश पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, वायु में उसके बाद देखिए ज़्यादा वाष्प बनेगा तो आर्द्रता बनेगी। वायु में क्या बनेगा, वायु में आर्द्रता बनेगी। तो आर्द्रता बनेगी तो क्या होगा, वर्षा ज़्यादा होगा। यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा डायग्राम से समझा देते हैं आप लोगों को। डायग्राम पर क्या होता है, जब हम भूमध्य रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होगा, सूर्य का प्रकाश क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा। जब सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ेगी उस रेखा पर तो वाष्पीकरण होगा। ठीक है ना, वाष्पीकरण होगा तो संघनन होगा। क्या हो जाएगा, संघनन होगा तो उसके बाद वर्षा होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्षा ज़्यादा होगी। ठीक है, वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वन मिलेंगे, यानी पेड़ पौधे जंगल
ज़्यादा मिलेंगे। जब वर्षा ज़्यादा होगी तो जंगल ज़्यादा होगा ही, ये सीधी सी बात है। ठीक है, जंगल ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, जैव विविधता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये समझिए, देखिए भूमध्य रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी, तो प्रकाश ज़्यादा पड़ेगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण होगा तो संघनन होगा, संघनन होगा तो वर्षा होगी, वर्षा जब होगा तो सबसे ज़्यादा वन वहाँ पर पाए जाएंगे। और जब जंगल, वन, पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पर जैव विविधता मतलब वहाँ पर जीव जंतु ज़्यादा होगी, ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है ना, आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है ना, तो यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा वर्षा, जलवाष्प, सबसे अधिक जलवाष्प इसी अक्षांश पर पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसका आंसर आप लोग को बता भी दिए थे। इसका होगा 0 डिग्री, सॉरी एक मिनट, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे अधिक जहाँ जल वाष्प तो वो तो समझ में आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन यह कर रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन यह है कि सबसे न्यूनतम जल वाष्प कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे न्यूनतम जल वाष्प ध्रुवों पर। अब ध्रुव में 2 होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है क्या, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, इस दोनों पर सबसे कम यानी सबसे कम वर्षा होती है। सबसे न्यूनतम का मतलब कम होता है, जलवाष्प मतलब वर्षा। ठीक है ना, तो सबसे कम वहाँ पर जलवाष्प पाया जाता है। ठीक है ना, आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वायुमंडल का पार्ट 1 चैप्टर है और आगे भी कल इसको कंप्लीट कराएंगे। धीरे धीरे इसको एनसीईआरटी पैटर्न पर हम लेकर चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।